चलो अभी जरा ध्यान देना इसमें पहले. नाउ सी हियर कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज. ठीक है, स्टार्ट करूं. कॉन्सेंट्रेट. सी, ये जो चैप्टर है इसमें तीन चीज के बारे में बात होने वाला है. सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर. अभी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बैलेंस शीट विच साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है और डिबेंचर्स हो सकते हैं. दैट इज नथिंग बट व्हाट, बोरोड फंड. ठीक है, नाउ दिस इज द व्हाट यू नो, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सामने केई का कैलकुलेशन आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने क्या आएगा, केआर, फिर प्रेफरेंस के सामने केपी और डेट के सामने क्या आएगा, केडी. ठीक है, वो सब मिला के यू विल बी कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ व्हाट यू नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फिर अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी चेंजेस किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड, अंडरस्टैंड दिस. कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सपोज ये 10 लाख है तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स है दैट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट यू नो, रिमेन सेम. इंटरनल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस हुआ तो का बात चल रहा है. ठीक है, इंटरनल कॉम्पोजिशन. ठीक है, इंटरनल कॉम्पोजिशन में अगर चेंजेस होगा, ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा. और जो कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये दोनों मिला के इट कैन अफेक्ट द मार्केट वैल्यू. इट कैन अफेक्ट विच वैल्यू ओवर हियर, मार्केट वैल्यू. ठीक है, सो ये कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि अगर तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंटरनल चेंजेस किया, क्या किया तुम लोग ने, इंटरनल चेंजेस, तो क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब पूरा कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा. चलो, अगर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज किया तो क्या ये इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज करने की वजह से तुम्हारा कंपनी का मार्केट वैल्यू चेंज होगा कि मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगा. जैसे तुम्हारे पास आंसर है, कुछ लोग बोल रहे होगा, कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, वैसे इसका आंसर है यस एंड नो. ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसका वैल्यू चेंज होगा, मतलब किसका वैल्यू चेंज होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल चेंज. ठीक है, सम ऑफ यू फील दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल व्हाट यू नो, विल नॉट चेंज. ठीक है, एंड बोथ आर राइट, बोथ आर व्हाट यू नो, बोथ आर राइट. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए, ये चैप्टर में ये डिस्कशन नहीं चल रहा है कि यस वाला राइट है कि नो वाला राइट है, वो तो डिस्कशन ही नहीं है. ठीक है, ये चैप्टर के अंदर डिस्कशन ये है कि यस वाले ने यस क्यों बोला है और नो वाले ने नो क्यों बोला है. दैट इज अ डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम ये डिबेट नहीं कर रहे कि यस वाला राइट है या फिर नो वाला राइट है. दोनों राइट है अंडर द गिवन व्हाट यू नो, गिवन कंडीशंस. ठीक है, तो यस वाले ने यस क्यों किया है ये मैं तुमको प्रूव करके दूंगा, नो वाले ने नो क्यों बोला है ये भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे. ठीक है, सो अगेन द क्वेश्चन इज दैट अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से क्या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी चेंज होगा, तो उसका आंसर इज यस ऑल्सो एंड उसका आंसर इज व्हाट यू नो, इज नो ऑल्सो. ठीक है, so what we have to do in this particular chapter, we have to understand why yes is telling yes and why no is telling no. That is what we have to understand in this particular chapter. ठीक है, तो यहाँ पे यस के साइड पे जो लोग है वो लोग का थिंकिंग ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल चेंज. नो के साइड पे जो लोग है वो लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर तो अगर तुमको चेंज करना है तो करो, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू रिमेन व्हाट यू नो, रिमेन सेम. ठीक है, तो उन्होंने कुछ थियरीज दिया हुआ है. क्या दिया हुआ उन्होंने, थियरीज. ठीक है, सो जो यस के साइड पे है उसको हम लोग बोलते हैं थियरी ऑफ रेलिवेंस. क्या बोलेंगे हम लोग उसको, और जो नो के साइड पे उनको बोलेंगे थियरी ऑफ इररेलिवेंस. So basically in this particular chapter we have to understand two things. What is the theory of relevance and what is the theory of what you know, irrelevance. ठीक है, अच्छा, रेलिवेंस मतलब क्या होएगा, यस है कि नो है.
यस यस मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, किसका मतलब क्या चेंज होगा तो किसका बात कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो मार्केट वैल्यू चेंज होगा। तो यस है मतलब थियरी ऑफ व्हाट? थियरी ऑफ रेलिवेंस। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स वी आर ऑन विच साइड? वी आर ऑन द नो साइड। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ थियरीज। ठीक है, जो थियरी ऑफ रेलिवेंस है उसके अंदर दो थियरीज है। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी थियरीज ओवर हियर? टू थियरीज। एंड थियरी ऑफ इररेलेवेंस में भी दो थियरीज है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थियरीज हियर ऑल्सो। ठीक है, जो थियरी ऑफ रेलिवेंस है उसमें जो पहला थियरी है उसका नाम है नेट इनकम अप्रोच, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं एनआई अप्रोच। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? एनआई अप्रोच। ठीक है, फिर उसके बाद जो थियरी ऑफ रेलिवेंस में यस के साइड पे है, द सेकेंड थियरी इज ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब ये जो दो थियरीज है दैट इज एनओआई अप्रोच एज वेल एज व्हाट इन एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच, दे आर ऑफ द बिलीवर दैट कि अगर तुमने क्या चेंज किया तो कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ रहा है? इंटरनली अगर कुछ चेंज किया तो, ये टोटल चेंज करने का बात नहीं चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल चेंज करोगे तो मार्केट वैल्यू चेंज होने वाला ही है। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल का बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? इंटरनल कॉम्पोजिशन। अगर इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज करने के वजह से अगर मार्केट वैल्यू चेंज होता है, then we are on what we are on the yes side, that is given by what by net income approach as well as what as well as traditional approach. ठीक है, फिर यहाँ पे थियरी ऑफ इररेलेवेंस बोल रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो चेंज करना है करो, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू रिमेन व्हाट रिमेन द सेम। ठीक है, तो यहां पे जो अप्रोच है इट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसका नाम है एनओआई। व्हाट इज अप्रोच नेम? एनओआई। ठीक है, और जो दूसरा है इट इज एमएम अप्रोच। एमएम का नाम है मोदीग्लानी मिल्लर, दो जन है। ठीक है, तो उसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं? एमएम अप्रोच। मोदीग्लानी ये फर्स्ट पर्सन है, मिलर इज द सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो पूरा नाम नहीं लेते हैं हम लोग, सिर्फ क्या यूज करेंगे यहाँ पे? एमएम अप्रोच। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमएम अप्रोच वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी एमएम अप्रोच के अंदर तीन चीज है। देयर आर थ्री थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द एमएम अप्रोच। इट इज कॉल्ड एज preposition 1, इट इज कॉल्ड एज preposition 2 एंड इट इज कॉल्ड एज preposition 3। मतलब तीन चीज अपने को समझना है। ठीक है, इन preposition 1 वी हैव टू अंडरस्टैंड टू मोर थिंग्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड प्राइमरी आर्बिट्रेज एंड सेकेंडरी आर्बिट्रेज। ये दो चीज अपने को समझना है अंडर व्हाट अंडर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट preposition 1। ठीक है, सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, पहले बताओ ओवरऑल पॉइंट क्या है चैप्टर का? क्या चेंज होगा तो क्या अफेक्ट होएगा? चेंज करें मार्केट वैल्यू अफेक्ट होगा। अगर हम यस के साइड पे, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी थियरीज? टू थियरीज। व्हाट इज द फर्स्ट वन? नेट इनकम अप्रोच। सेकेंड ट्रेडिशनल अप्रोच। नो के साइड पे रहेंगे तो दो थियरी है, पहला एनओआई अप्रोच दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। ठीक है, एमएम अप्रोच के अंदर अपने को तीन चीज समझना है। ठीक है, preposition 1, preposition 2, preposition 3। preposition 1 के अंदर अपने को दो चीज समझना है, प्राइमरी आर्बिट्रेज एंड दी सेकेंडरी आर्बिट्रेज। ठीक है, दिस इज अ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो पहले क्या करना है वो तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी देखो क्या है मालूम है, क्योंकि ये थियरीज है, ये क्या है? थियरीज। सो इट इज अ बिलीफ, इट इज नथिंग बट इट इज व्हाट इट इज बिलीफ। ठीक है, तो पहले ना अपने को कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस अपने को यहाँ पे समझने पड़ेंगे जो सारे थियरीज के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड सर्टन सेट ऑफ अजम्पशंस विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर व्हाट फॉर ऑल द थियरीज। ठीक है, फिर इंडिविजुअल थियरीज का भी इंडिविजुअल अजम्पशंस है, उसके बेसिस पे वो लोग ने प्रूव किया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होएगा तो मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगा, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होएगा फिर भी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगा। दे हैव गिवन व्हाट गिवन सम सर्टन अजम्पशंस जिसके बेसिस पे वो लोग ने प्रूव किया है कि व्हाई दे आर सेइंग यस और व्हाई दे आर सेइंग व्हाट सेइंग नो। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि ये थियरीज के जनरल अजम्पशंस क्या है, विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर व्हाट यू नो फॉर द एंटायर चैप्टर, ठीक है। फिर हम एनआई में जाएंगे, एनआई का अजम्पशन समझेंगे और एनआई क्या बोलना चाहता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। देन विल गो फॉर एनओआई, एनओआई के अजम्पशन, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन। देन विल गो फॉर ट्रेडिशनल और लास्ट में विल गो फॉर व्हाट यू नो फॉर एमएम, ठीक है। तुमको फ्लो ऑफ द चैप्टर तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग टू बी द जनरल assumptions that is going to be applied for all the theories, ठीक है। पहले ये तुमको नोट डाउन करना है, कर लो। चलो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर will affect the market value of the company, ये क्वेश्चन है। चलो, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, आई रिपीट, मैं टोटल चेंज करने का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूं, इंटरनल चेंजेस, ठीक है। टोटल 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इंटरनल कॉम्पोजिशन खाली क्या होगा, चेंज होगा। सो चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल चेंजेस विल अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, वो अजम्पशंस अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अजम्पशन से ही समझेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे यूज करना है, कौन सा अप्रोच यूज करना है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वंस दिस चैप्टर इज ओवर देन वी आर गोइंग फॉर कैपिटल बजटिंग। आई विल रिक्वेस्ट नॉट टू रिमेन एब्सेंट, मतलब एक लेक्चर नहीं, पहला लेक्चर नहीं आया तो आना ही नहीं, हाँ, क्योंकि पहला लेक्चर में जैसे संडे को होगा, संडे को अपने आई थिंक सो डबल लेक्चर है, हाँ हाँ, तो अपन करेंगे उसको इंस्टॉलमेंट में, लेकिन कैपिटल बजटिंग में इतना प्रॉब्लम, हाँ मतलब कैपिटल बजटिंग में इतना इशू नहीं आएगा, यू विल लाइक द टॉपिक, लेकिन हैवी है, हाँ, बट स्टिल इट इज लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। एम अप्रोच मोदी गिलानी और दूसरा है मिलर, उसको एम अप्रोच बोलते हैं। भी जैसे मैं अजम्पशन लिखने का चालू करूंगा ना, तुमको समझ जाएगा कि ये क्यों बकवास है। प्राइमरी आर्बिट्रेज, अच्छा वो वी का प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन 1, प्रेपोजिशन 2, प्रेपोजिशन 3, मतलब 3 पार्ट से वो। लीवरेज हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारा टैक्स भी हो गया ना, टैक्स, हाँ डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग में यूज होने वाला है, कैपिटल गेन्स। मतलब पूरा नहीं होएगा, थोड़ा पार्ट यूज होएगा। डेप्रीशिएशन वाला, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ये चलो लिख लिया। ये चलो हो गया क्या, हाँ चलो इधर देखो, अभी अंडरस्टैंड, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है।
कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं के ई, फिर इधर आता है के आर, के पी, के डी, ये सब मिला के क्या बनेगा, के ओ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जो सबसे पहला अजम्पशन है, सबसे पहला अजम्पशन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नो एनी ऑफ द थियरी, द फर्स्ट अजम्पशन इज के देर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स। कितना सोर्सेज ऑफ फंड है, 2, ठीक है। सो द फर्स्ट अजम्पशन इज दैट there are only 2 sources, और जो 2 सोर्स है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस दूसरा है डेट। सेकंड इज व्हाट यू नो, सेकंड इज डेट, ठीक है। और कोई भी तीसरा सोर्स नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दैट मीन्स के तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ना ही रिटेन्ड अर्निंग्स रहेगा, ना ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा, ठीक है। सो अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन के अंदर के आर का कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा ये वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। के पी का कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर तुम्हें के ओ कैलकुलेट करना है ये चैप्टर में तो हमें 2 ही चीज का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका किसका हेल्प लेना पड़ेगा, के ई एंड व्हाट यू नो एंड के डी, ये 2 चीज का अपने को हेल्प लगेगा, ठीक है। सो देर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड विच आर दोस 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट, ठीक है। दैट मीन्स योर के ओ विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 आइटम्स, वन इज व्हाट के ई, अनदर इज व्हाट के डी। चलो यहां तक समझाइए, ठीक है। अगर सपोज ये दोनों यहाँ पे मतलब यहाँ पे इक्विटी और डेट ही है खाली, तो अगर हम मार्केट वैल्यू का बात करेंगे तो वी विल ओनली हैव मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या रहेगा अपने पास, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे अपने पास रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। और ये दोनों मिला के बनेगा वैल्यू ऑफ व्हाट यू नो, वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब वैल्यू ऑफ द कंपनी के अंदर क्या क्या रहेगा, इट विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, बस ये 2 ही आइटम आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर कंपनी अगर फाइंड आउट करना है तो तुम्हें इक्विटी का मार्केट वैल्यू चाहिए, रिटेन का मार्केट वैल्यू चाहिए, प्रेफरेंस का चाहिए, डिबेंचर का चाहिए। 2 सोर्स तो है ही नहीं इसके अंदर। कौन से 2 सोर्स नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 आइटम्स, वन इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सेकंड इज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। पहला अजम्पशन समझा तुमको, ठीक है। अभी सेकंड अजम्पशन जो है ना, सेकंड अजम्पशन इज देयर इज नो टैक्स। देयर इज व्हाट यू नो, देयर इज नो टैक्स, बराबर है। अभी सुनो, अभी देयर इज नो टैक्स तो क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट देखो कैसा होता है। योर इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ईबीआईटी, माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, ईबीटी, एक मिनट, माइनस क्या करेंगे, टैक्स, ईएटी, माइनस क्या कर दो इसमें से, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आता है ईश, ठीक है। चलो यहां तक तुमको मालूम है। अच्छा, अभी हमारे अजम्पशन के वजह से क्या होएगा, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। ईबीआईटी से स्टार्ट होएगा, ईबीआईटी में से क्या माइनस होएगा, इंटरेस्ट, तो ईबीटी आएगा। अभी टैक्स नहीं है तो जो ईबीटी है वही ईएटी है। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो यही ईश है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सो वी आर हैविंग ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा अपने को, ईबीटी, ईबीटी इज ईएटी, ईएटी इज ईश। यहां तक समझा, ठीक है। थर्ड अजम्पशन है, ये ध्यान दो, ध्यान। थर्ड अजम्पशन है कि एंटायर अर्निंग्स are distributed as dividends। अभी इसके वजह से क्या होएगा, इसके वजह से जो तुम्हारा ईपीएस रहेगा ना, ईपीएस विल बी इक्वल टू डीपीएस, बराबर है। यानी इसके वजह से जो तुम्हारा ईश है
will be equal to total equity dividend. नहीं समझा ये? हाँ, so what is the third assumption? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? Entire earnings are distributed as dividends. So can I say your EPS will be equal to what? Equal to DPS. तो जो कमाया पूरा को पूरा बांट दिया. So your EPS will be equal to what? Equal to DPS. Means your each will be equal to what? Equal to your total equity dividend. So can I say ये जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ पे उसमें EBIT माइनस इंटरेस्ट, जो हम बोल रहे EBT है, जो हम लोग बोल रहे EAT है, जो हम बोल रहे ईश है, और एक नाम इधर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल इक्विटी डिविडेंड. चलो, डू यू एग्री विद दिस? ठीक है. अभी ये चैप्टर में तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट ये 3 ही लाइन का बचने वाला है ये वाले चैप्टर के लिए. ठीक है. बिकॉज ऑफ अजम्पशंस, बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑफ अजम्पशंस. So can I say that your income statement will start from where? From EBIT. EBIT में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट. ये चैप्टर में EBIT को बोला जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम. इसको क्या बोला जाएगा? नेट ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है. दैट इज NOI. ये NOI में से जब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो बचेगा EBT, EAT, ईश, टोटल इक्वल मीन्स यहाँ पे टोटल इक्विटी डिविडेंड. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नेट इनकम. हम लोग क्या बोलेंगे उसको? नेट इनकम. ठीक है. तो कोई भी थियरी होने दो, इनकम स्टेटमेंट ये 3 लाइन का ही तुम्हारा बचने वाला है. ठीक है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम EBIT. EBIT इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑल्सो कॉल्ड एज NOI. NOI में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट. तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट इनकम. Now what is net income in this particular what chapter? It is EBT, EAT, ईश, टोटल इक्विटी डिविडेंड. यहां तक समझाइए. ठीक है. अभी मुझे बताओ कि अगर सपोज हम लोग ने ये पूरा जो कमाया है वो पूरा का पूरा बांट दिया तो क्या हमने कुछ भी रिटेन किया? क्या नहीं. इसके वजह से रिटेन अर्निंग्स नहीं है. इसके वजह से क्या नहीं है? रिटेन अर्निंग्स नहीं है. दूसरा, अगर हम कुछ भी रिटेन नहीं कर रहे तो कंपनी में ग्रोथ भी नहीं होएगा. नहीं समझाइए. देखो, ग्रोथ कभी होता है? जब भी हम कुछ रिटेन करके उसको इन्वेस्ट करते हैं. इधर हमने रिटेन ही नहीं किया है तो हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स देयर विल बी नो ग्रोथ. तो इसका और एक इंटरप्रिटेशन आता है कि देयर इज नो ग्रोथ. देयर इज व्हाट? देयर इज नो ग्रोथ. ठीक है. सो एंटायर अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. उसका 3 इंटरप्रिटेशन है. EPS विल बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू DPS. Each will be equal to total equity dividend, and third will be that there is going to be no growth. यहां तक समझाइए. ठीक है. फोर्थ assumption ये है, the firm is perpetual and existing. चलो, ना व्हाट डू मीन बाय द फर्म इज परपेचुअल एंड एग्जिस्टिंग? इसका मतलब यह है कि इनको इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा वापस नहीं करना है, इनको डेट का भी पैसा वापस नहीं करना है. बराबर है. मतलब जो भी डेट रहेगा ना वो परपेचुअल रहेगा और जो भी इक्विटी रहेगा वो भी क्या रहेगा? परपेचुअल. ठीक है. और ये एग्जिस्टिंग है. परपेचुअल एंड एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी नो फ्रेश इश्यू. कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं आएगा. ठीक है. पहले तुमको ये 4 पॉइंट समझे क्या? 4 पॉइंट यहाँ पे. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड. अभी ये लास्ट ये जो 4 अजम्पशन है उसके वजह से और क्या क्या होगा. तो सबसे पहले ना हम लोग समझते हैं कि तुम्हारा KD का कैलकुलेशन में क्या होएगा. अभी तक मुझे बताओ KD जो हम लोग ने अभी किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कौन सा डेट होता था? परपेचुअल एंड रिडीमेबल. फिर परपेचुअल में 2 केस होते थे, फ्रेश इश्यू एंड ऑलरेडी इश्यूड. फिर इसमें भी 2 होते थे, फ्रेश इश्यू एंड ऑलरेडी इश्यू. ठीक है. अब मेरे को बताओ ये चैप्टर में KD का जब भी कैलकुलेशन आएगा तो डेट कौन से प्रकार का रहेगा? परपेचुअल. बिकॉज अ फर्म इज व्हाट? फर्म इज परपेचुअल. मतलब ये वाला केस तो आने वाला ही नहीं है इसके अंदर. तो इसके एक भी फॉर्मूला यूज नहीं होंगे ये चैप्टर के अंदर. नहीं समझा? बराबर है. अच्छा, दूसरा परपेचुअल में मेरे को बताओ फ्रेश इश्यू, ऑलरेडी इश्यूड. ऑलरेडी इश्यूड. बराबर. तो फ्रेश इश्यू वाला फॉर्मूला भी नहीं आएगा. ठीक है. सो व्हाट इज ऑलरेडी इश्यूड का फॉर्मूला मेरे को बताओ. KD इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100. देयर इज नो टैक्स इज अजम्पशन. बराबर है. तो ये फॉर्मूला इवेंचुअली क्या बन जाएगा मालूम है?
इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमने समझा था ना, तभी मैंने बात किया था पर डिबेंचर पर डिबेंचर पर डिबेंचर, याद है तुम लोग को ये, ठीक है। ये चैप्टर में हम लोग पर डिबेंचर से बात नहीं कर रहे, हम लोग टोटल डिबेंचर्स में बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? टोटल। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अगर के डी कैलकुलेट करना है तो कहना इससे कि हमें टोटल इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे, बरोबर है। एंड द टोटल इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स which in this chapter will be denoted by VD, that is value of what, you know, value of debentures, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर में जिधर भी वैल्यू आया, इट इज नॉट बुक वैल्यू, इट इज ओनली एंड ओनली व्हाट, यू नो, मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस का बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी बुक वैल्यू यूज नहीं करना है। पूरे चैप्टर में क्या यूज करना है अपने को? मार्केट वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर के डी कैलकुलेशन? मेरे को बताओ क्या आएगा? ये फाइनल फॉर्मूला है, which is nothing but what, you know, total interest upon market value of debentures into 100, ठीक है। अभी अगर मुझे इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है, वीडी अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा बाय व्हाट, यू नो, बाय के डी। ऐसा करके आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, यू नो, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। हेलो, बरोबर है। तो ये चैप्टर में डिबेंचर्स का ये दो ही फॉर्मूला बचेगा। कौन सा फॉर्मूला बचेगा पहले बताओ? के डी का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ द डेट। इधर वैल्यू ऑफ द डेट का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट इनटू व्हाट, यू नो, इनटू 100। फिर उसमें से अगर तुम्हें वैल्यू ऑफ द डेट फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी। ये दो फॉर्मूला बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यू नो, विथ रिस्पेक्ट टू योर डिबेंचर्स। चलो यहां तक समझाइए। अच्छा, ये फॉर्मूला में इतना सारा चेंजेस क्यों हुआ वो तुमको समझ में आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ दी अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं इक्विटी के ऊपर। इक्विटी मतलब के हाउ मेनी मेथड्स और हाउ मेनी अप्रोचेस वी हैड डन? 5 किया था अपन ने, ठीक है। पहला था डिविडेंड अप्रोच, फिर अर्निंग्स अप्रोच, ये दोनों में नो ग्रोथ था। फिर हमने किया डिविडेंड प्लस ग्रोथ, अर्निंग्स प्लस ग्रोथ, CAPM, बराबर है। अब ये थियरीज जब भी था ना, तभी तो CAPM था ही नहीं, तो CAPM इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बराबर है। अच्छा, अभी ये जो अप्रोच है, मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे थियरीज कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ तो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, क्यों ग्रोथ नहीं है? क्योंकि पूरा जो भी कमा रहे पूरा का पूरा बांट रहे, कुछ भी रिटेन नहीं कर रहे, दैट मीन्स देयर इज नो ग्रोथ। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी निकल गए, बराबर है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली हाउ मेनी चॉइसेस नाउ? 2. One is dividend and what, you know, and earnings, and the entire earnings are distributed as dividend. मतलब ये दोनों भी सेम ही है इसमें। अरे वो समझ रहे क्या हो रहा है ये? ठीक है। तो अभी मेरे को डिविडेंड वाले का फॉर्मूला बताओ। के ई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? डी अपॉन P0। अच्छा, क्यों P0 आएगा यहाँ पे? एग्जिस्टिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भी फ्रेश इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पे हम लोग ने क्या फॉर्मूला यूज किया था? के इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन P0। नाउ योर डीपीएस एंड ईपीएस बोथ आर व्हाट, यू नो, बोथ आर सेम। तो कहना है दोनों फॉर्मूला सेम ही है भाई, ठीक है। और जब भी हम लोग यहाँ पे पर इक्विटी शेयर का बात कर रहे हैं, ये चैप्टर में पर शेयर का बात नहीं हो रहा है, ये चैप्टर में पूरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का बात चल रहा है। तो कहना है इसे कि अगर हमें ये चैप्टर में के ई का कैलकुलेशन करना है तो हमें टोटल डिविडेंड चाहिए। क्या चाहिए? टोटल डिविडेंड। And total dividend in this particular chapter is going to be called as NI. क्या बोलने वाले उसको? NI। अब भी मैंने कुछ बोला था, ये NI किधर से आया समझा तुम लोग को? ठीक है, बिकॉज EBT is equal to what? EAT। EAT is equal to what? EASH। EASH is equal to what? Total equity dividend। Total equity dividend in this particular chapter is going to be called as what? NI। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग KE? तो यहां पे हमें लेना चाहिए NI अपॉन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, विच इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय VE, दैट इज वैल्यू ऑफ ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला बचेगा फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, यू नो, कैलकुलेटिंग के। इसमें से अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, हाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी? इट विल बी NI अपॉन KE। इस तरीके से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ व्हाट, यू नो, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट इज द फर्स्ट अजम्पशन जो हम लोग ने यूज किया है? 2 सोर्सेज ऑफ फंड। कौन सा 2 सोर्स है? इक्विटी एंड डेट। इसके वजह से क्या क्या हुआ वो तुमको समझा? व्हाट इज द सेकंड अजम्पशन? नो टैक्स, ठीक है। उसके बाद में तीसरा अजम्पशन है
that entire earnings are distributed in the form of dividend. चौथा assumption है the firm is what is perpetual and it is what it is existing. ठीक है. और एक last assumption है, ठीक है, that the operating leverage is constant. चलो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? नहीं, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है. दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट? ईबीआईटी. अभी ये इसमें अजम्पशन है कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या रहेगा तुम्हारा? कांस्टेंट. मतलब तुम्हारा कुछ भी चेंजेस होने दो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, योर कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू रिमेन व्हाट इन रिमेन सेम एंड ऑल्सो योर ईबीआईटी इज गोइंग टू रिमेन व्हाट इन रिमेन सेम. ठीक है. मतलब अगर सपोज यहां पे हमने इंटरनल चेंजेस किया, किसके अंदर इंटरनल चेंजेस का बात चल रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर. तो जैसे जैसे तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तो क्या कंट्रीब्यूशन चेंज होगा? क्या नहीं. क्या तुम्हारा ईबीआईटी चेंज होगा? क्या नहीं. दैट मींस व्हाट एवर चेंजेस यू मेक इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट अफेक्ट योर ईबीआईटी. दैट मींस योर ईबीआईटी इज गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है. दैट इज अजम्पशन, क्योंकि यहां पे बहुत सारा चेंजेस दिया रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होएगा तो क्या चेंज नहीं कर देना है हमें? ईबीआईटी को चेंज नहीं करना है, बिकॉज देयर इज एन अजम्पशन दैट द ऑपरेटिंग लीवरेज इज व्हाट इज कांस्टेंट. मतलब कंट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा एंड ऑल्सो योर ईबीआईटी विल बी व्हाट विल बी कांस्टेंट. ठीक है. मतलब देखो क्या होने वाला है मालूम है? ये चैप्टर के अंदर सपोज यहां पे इक्विटी है और यहां पे डेट है, ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है? यहां पे 10 लाख. तो सपोज पहला है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा 10 लाख है, ये 0 है. ठीक है. नाउ सपोज हमने इक्विटी कम किया और सामने डिबेंचर्स को बढ़ाया, फिर हमने वापस इक्विटी को और कम किया, डिबेंचर्स को बढ़ाया. ठीक है. 7 लाख, यहाँ पे कितना आया? 3 लाख. इज दिस कॉल्ड एज चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर? यस, दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. ये चेंज करने की वजह से मार्केट वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, इसका डिस्कशन चल रहा है ये पर्टिकुलर थियरी चैप्टर के अंदर. हेलो, बराबर है. अभी अगर हमने ये इंटरनल चेंजेस किया तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम ही रहेगा और तुम्हारा ईबीआईटी भी क्या रहेगा? सेम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट इज कॉल्ड एज योर ऑपरेटिंग लीवरेज इज गोइंग टू रिमेन व्हाट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. तो ये 5 अजम्पशन के हिसाब से हमने यहां पे इनकम स्टेटमेंट में चेंज किया. योर इनकम स्टेटमेंट विल बी ऑफ 3 लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेर फ्रॉम ईबीआईटी, दैट इज एनओआई माइनस क्या करेंगे उसमें से? इंटरेस्ट. विल बी लेफ्ट विद व्हाट विद एनआई. ठीक है. ये तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट हो गया. कोई भी थियरी होने दो, यही इनकम स्टेटमेंट यूज होने वाला है, बिकॉज इज इनकम स्टेटमेंट हैज चेंज बिकॉज ऑफ ऑल द अजम्पशंस. ठीक है. दूसरा, अगर हमें ये चैप्टर में केडी का कैलकुलेशन करना है, हाउ विल डू द केडी कैलकुलेशन? टोटल इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट इनटू 100. और अगर हमें वीडी का कैलकुलेशन करना है, इट विल बी इंटरेस्ट अपॉन केडी. ठीक है. ये दो ही फॉर्मूला बचेगा फॉर व्हाट फॉर डिबेंचर्स. ठीक है. ये चैप्टर के अंदर अगर हमें के ई कैलकुलेट करना है तो एक ही फॉर्मूला यूज कर सकेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकेंगे? एनआई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऑब्वियसली इनटू 100 है यहाँ पे. और दूसरा, अगर हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है तो हमें लेना पड़ेगा एनआई अपॉन के ई. चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है. इतना समझा पहले तुम लोग को? ठीक है. अभी देखो इसके हिसाब से क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अभी डेट आ जाएगा, एक डेट, दूसरा आएगा इक्विटी, और ये दोनों मिला के बनेगा टोटल. नाउ टेल मी, केडी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है ये चैप्टर के अंदर? टोटल इंटरेस्ट को अगर मैं अभी खाली इंटरेस्ट लिखूंगा तो समझेगा तुम लोग को? ठीक है. सो दिस विल बी इंटरेस्ट अपॉन व्हाट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट इनटू क्या करेंगे? इनटू 100. हाउ यू विल कैलकुलेट के ई इन दिस चैप्टर? सो इट इज गोइंग टू बी NI upon what upon VE, that is value of the debt into what into 100. ठीक है. अच्छा, अभी अगर हमें ये चैप्टर में वैल्यू ऑफ द डेट कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ डेट, तो हाउ विल डू द कैलकुलेशन? इंटरेस्ट अपॉन what अपॉन KD. अगर हमें ये चैप्टर में वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है तो हमें लेना पड़ेगा NI अपॉन what अपॉन KE. ये हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अभी हम लोग आते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर. किसके ऊपर आते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म? सो द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब वैल्यू ऑफ कंपनी है यहाँ पे. ठीक है. वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी.
जब भी मैं वैल्यू 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 ये सब बोल रहा हूं, मैं बुक वैल्यू का बात कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू का बात चल रहा है, ठीक है। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहां तक समझा ये, ठीक है। क्या तुम मेरे को ये फॉर्मूला में चेंजेस करके बता सकते हो कि अगर मुझे वैल्यू ऑफ द डेट फाइंड आउट करना है, सो कैन आई टेक इट एज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है। अगर हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है, सो कैन वी टेक वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ व्हाट इन वैल्यू ऑफ डेट? तो हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ व्हाट इन वैल्यू ऑफ इक्विटी। मतलब वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? इंटरेस्ट अपॉन केडी। और व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? NI upon KE. Second formula is what? Value of firm minus value of debt. What is the formula to calculate value of the firm? Value of the debt plus value of equity. यहां तक समझा ये? ठीक है। अभी value of the firm calculate करने का और एक तरीका है. There is one more way of doing it. So the value of the firm will be equal to, देखो वैल्यू ऑफ द डेट में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट, और हम लोग जब भी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है तो हम लोग एनआई यूज करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरेस्ट प्लस एनआई किया तो क्या मिलेगा? एनओआई या ईबीआईटी मिलेगा। सो यहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो हमें लेना पड़ेगा ईबीआईटी और व्हाट इन और एनओआई। कहां से है समझाइए, ठीक है। क्योंकि देखो डेट में इंटरेस्ट है, इक्विटी में खाली एनआई है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? ईबीआईटी और व्हाट इन और एनओआई, ठीक है। एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ के डी एंड के ई का कॉम्बिनेशन इज केओ। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला इज व्हाट इन एस ईबीआईटी और एनओआई अपॉन व्हाट इन अपॉन केओ, ठीक है। अगर हमें केओ कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? केओ विल बी इक्वल टू ईबीआईटी और एनओआई अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। इस तरीके से हम लोग केओ का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमें ये चैप्टर में यूज करना है वो इतने फॉर्मूलाज यूज करने हैं जो हम लोग ने अजम्पशन के बेसिस पे सब कुछ क्या कर दिया, हम लोग ने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ के डी कैलकुलेशन का फॉर्मूला बोलो। के डी का इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट इनटू 100। के ई का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? एनआई अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। हाउ विल कैलकुलेट केओ? ईबीआईटी और एनओआई अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू 100, ठीक है। वीडी, हाउ विल कैलकुलेट वीडी? इंटरेस्ट अपॉन केडी और वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐसा करके आएगा, ठीक है। हाउ विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी? एनआई अपॉन केई और value of the firm minus value of the debt. How you will calculate value of the firm? Value of equity plus value of debt और EBIT और NOI upon KO, ठीक है। इस तरीके से इतने फॉर्मूलाज यूज करने सारे थियरीज के अंदर, ठीक है। पहले तुमको ये समझा कि दिस वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अभी इसके बाद अपने को थियरीज समझने हैं क्योंकि सारे थियरीज में यही फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये क्यों यूज होने वाले हैं, हमने क्या क्या चेंजेस किया, ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ठीक है। अभी तुमने किधर तक लिखा है मेरे को बताओ? कुछ भी नहीं लिखा है तो पहले अजम्पशंस लिखो। चलो, जनरल अजम्पशंस कल तक याद रहेगा ये? हाँ, ट्राई नहीं रिवाइज करना क्योंकि कल मेरे को थियरीज चालू करनी है। अभी तुमको समझा मैं क्यों बोल रहा था हाई लेवल का बकवास है ये? पहला ही बेकार अजम्पशन है, देयर इज नो टैक्स, ठीक है। स्टोरी उधर ही खत्म हो गया है। अच्छा एक मिनट खाली एक मिनट देखो, ये एमएम है ना, एमएम उसका जो प्रेपोजिशन 3 है ना, 3 उसमें ना एक अजम्पशन चेंज किया है बाद में कि देयर इज नो टैक्स इज अजम्पशन। सो एमएम का जो प्रेपोजिशन 3 है ना, इट इज विथ टैक्स। जैसे ही टैक्स डाला ना, टैक्स, तो एमएम है ना, एमएम नो से यस के साइड पे आ गया। नहीं समझा? वापस बोलता हूं मैं, नो का मतलब क्या है ये चैप्टर में? नो का मतलब क्या है? कुछ भी चेंज करो, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी सेम रहेगा, लेकिन जैसे टैक्स डाला ना, टैक्स, एक अजम्पशन निकाला खाली। कौन सा अजम्पशन? नो टैक्स। तो एमएम ने क्या किया मालूम है? अपने थियरी में एक अजम्पशन डाला कि देयर इज टैक्स। जैसे ही वो लोग ने टैक्स का अजम्पशन डाला ना,
वो पहले नो के साइड पे थे, वो नो के साइड से यस के साइड पे आ गए। मतलब जैसे ही टैक्स डाला वैसे ही वो लोग भी बोलने लगे कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तो क्या चेंज हो जाएगा, मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो एमएम प्रपोजिशन 3 जो है ना वो एक्चुअली यस के साइड पे है। कौन से साइड पे? इट इज ऑन द यस वाला साइड। ठीक है, मैंने लिखा भले यहां पे है, बट जैसे हम लोग टैक्स डालेंगे वो नो से शिफ्ट होके कहां पे आ जाएगा मालूम है? यस के साइड पे। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन खाली चेंज करेंगे हम लोग फॉर व्हाट यू नो, फॉर एमएम प्रपोजिशन 3। कैन रिपीट द assumptions? What is the first assumption? Sources of funds. Second assumption, no tax. Third assumption, entire earnings distributed as dividend. तो उसके वजह से क्या क्या होएगा? EPS is equal to DPS, each is equal to total equity dividend, and there is no growth. ठीक है, third assumption is that, fourth is the firm is perpetual and existing. तो किधर भी फ्रेश इश्यू नहीं आएगा। लास्ट अजम्पशन है कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज व्हाट यू नो इज कांस्टेंट, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हर एक सिचुएशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अभी तक मैंने समझाया किधर है? मैंने खाली बताया कि टैक्स डालेंगे ना तो एमएम जो पहले बोल रहे थे ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो वो उनका वो ही पूरा का पूरा फंडामेंटल्स ही चेंज हो गया अगर टैक्स आएगा तो लोग जो पहले बोल रहे थे ना नहीं होगा नहीं होगा चेंज, जैसे ही टैक्स डालेंगे ना तो चेंज हो जाएगा। तो वो खुद यस के साइड पे आ गए इफ इट इज विथ टैक्स। वैसे ये रिवाइज करके आना है, ऐसे मत आना प्लीज। ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, पूरा एजम्पशन की वजह से जो भी चेंजेस हुआ है सब इनकॉर्पोरेट करके मैंने बता दिया कितना फॉर्मूलाज यूज होने वाला है पूरे चैप्टर के अंदर। हाँ, वही यूज करते रहना है ये पूरे चैप्टर में। चलो क्या चाहिए हैंडराइटिंग में? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लीवरेज है वो, OL लिखा है मैंने। अच्छा, अभी इसके बाद तुम क्या कॉपी करो? पहले इनकम स्टेटमेंट कॉपी करो। इनकम स्टेटमेंट ये दिस विल बी द फाइनल इनकम स्टेटमेंट। चलो ये फाइनल इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। कहाँ से कैसे चेंज किया मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक लिखा है, तो तुम यही पैटर्न में तुम लोग कॉपी करो उसको, बट दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ये वाला। क्यों इतना छोटू सा इनकम स्टेटमेंट रह गया वो समझाना। सब अजम्पशंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद NOI माइनस इंटरेस्ट NI। इसके बाद तुम लोग क्या कॉपी करोगे? जो फाइनल फॉर्मूलाज मैंने दिया है उसको कॉपी करो। उसके बाद ये तुम्हें चाहिए रहेगा तो बाद में करना कॉपी। ये हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया। अभी इसको कॉपी करो, ये वाला पार्ट। चलो इतना ही ये चैप्टर में यूज होने वाला है। क्या वो क्या चाहिए? क्या हैंडराइटिंग में नहीं समझ रहे? समझा? वैल्यू ऑफ द फर्म बोलते, वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब वैल्यू ऑफ कंपनी है इसमें। लास्ट वाला किधर? ये साइड इधर, ये वाला। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT और NOI अपॉन KO। वहां पे देख तेरा वैल्यू ऑफ द फर्म में वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट आएगा, बरोबर है। फिर जब भी हमने वैल्यू ऑफ द डेट कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट अपॉन KD लिया है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख, इंटरेस्ट अपॉन KD लिया है, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी में NI अपॉन KE लिया है। अब ये दोनों को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट और NI को ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? EBIT आएगा। तो EBIT को ये चैप्टर में क्या बोला जाता है? NOI। सो EBIT और NOI विल बी डिवाइडेड बाय KD और KE मिलके क्या देता है? KO। सो EBIT और NOI डिवाइडेड बाय KO विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर वैसे ही KO कैसे मिलेगा? तो KO विल बी EBIT और NOI डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू 100। अब ये इतना बस है तुम्हारे लिए कि तुमको ये सब भी कॉपी करना है। कल पता चल जाएगा कितना ध्यान दिया है वो। हाँ, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हो गया है। अच्छा, ये चाहिए नहीं? ये चाहिए? अरे हाँ के ना बोलो। ठीक है।
चलो तो वी आर डन फॉर टुडे। ये प्लीज रिवाइज करके आना क्योंकि कल सब थियरीज तुम्हारे लिए एक साथ में आने वाले हैं। हाँ